जिस प्रकार से यूरोप संघ 2003 में संविधान लिखने का प्रयास किया और संविधान नहीं लिख पाया, उसी प्रकार जो है आसियान ने जो है 2003 में 3 प्रकार का शैली लाया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। 2003 में 3 तरह का जो है शैली लाया, जिसको आसियान शैली कहा गया। आसियान शैली यानी कि शैली क्या होता है? कोई भी कार्य करने की तरीका, यानी कि जो आसियान के द्वारा जो है आसियान शैली यानी कि आसियान जो है वैली दिया गया, आसियान करने का तरीका दिया गया। यह 3 प्रकार का था। पहला था आसियान सिक्योरिटी यानी सुरक्षा समुदाय, सुरक्षा समुदाय। उसके बाद दूसरा था आसियान आर्थिक संगठन कहिए या समुदाय कहिए। उसके बाद तीसरा था आपका आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। तो ये 3 प्रकार का जो है कम्युनिटी था, समुदाय था। आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी यानी आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान इकोनॉमी कम्युनिटी यानी आसियान आर्थिक संगठन, और आसियान सामाजिक सोशल कल्चरल संगठन समुदाय। तो ये जो है 3 प्रकार का शैली लाया गया, और इस शैली से जो है सुरक्षा से ये अब सब देश में जो भी देश इसमें शामिल है सबसे जो है क्या हो गया, समझौता हो गया कि हम जो है आपस में एक दूसरे देश को जो है सुरक्षा प्रदान करेंगे, सीमा पे सुरक्षा प्रदान करेंगे। यानी कि जो है जो भी डिस्ट्रीब्यूट यानी कि जो भी समझौता हो, जो भी सुरक्षा हो, जो भी सीमा है, एक दूसरे की सीमा में नहीं जाएंगे, कभी जो है युद्ध ना करेंगे। जो भी युद्ध होगा वह सेना तक नहीं जाएगा, यानी कि सेना से दूर ही रखना, यही हुआ सुरक्षा। इंटरनल एक्सटर्नल दोनों तरह की सुरक्षा का बात किया गया। उसके बाद आसियान आर्थिक संगठन, इसमें कहा गया कि एक देश दूसरे देश को जो है आर्थिक रूप से सपोर्ट करेगा। जैसे जिस देश को जो चीज का रिक्वायरमेंट होगा उस चीज पे आर्थिक रूप से, इकोनॉमिकल रूप से जो है उसको सपोर्ट किया जाएगा, हेल्प किया जाएगा ताकि वह ग्रो करे, डेवलप हो। तो यह जो है तरीका को बदला, अपने काम करने को तरीका को बदल दिया, तो वही तो आसियान शैली हो गया। आसियान सामाजिक संस्कृति समुदाय, यानी कि ऐसा देखा गया कि धीरे धीरे, जैसे अभी हम पढ़ेंगे भारत और चीन के संबंध, तो अभी वर्तमान में भारत और चीन का संबंध सही है, लेकिन बीच में कुछ दिन के लिए जो है गड़बड़ हो गया था। हाल ही में जो है आप देखें कि सेना में भी झड़प हो गया भारत और चीन के सेना में। लेकिन पहले जब स्टार्टिंग में जब हम लोग इस संघर्ष कर रहे थे, यानी कि एशिया का जो है भारत और चीन ये बहुत जो है डेवलपमेंट कंट्री है, जो कि आने वाला इन फ्यूचर जो है एशिया के महान कंट्रियों में इसको गिना जाता है। चीन तो आगे चल गया, लेकिन भारत भी कहीं ना कहीं जो है तेज गति से विकास नहीं कर रहा है। उसके बारे में भारत चीन के संबंध में बारे में पढ़ेंगे। तो हम कह रहे थे कि सामाजिक और संस्कृति, यानी एक देश दूसरे देश का जो है सोशल कल्चर एडॉप्ट करता है। जैसे हमको जो चीज, किसी देश का कोई चीज बोलने का तरीका अच्छा लगा तो उस तरह से बोलते हैं, वहां का पहनावा अच्छा लगा तो वह चीज को पहनते हैं। तो कहने का मतलब जिस देश से हम व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, वहां का सामाजिक और संस्कृति कल्चर भी एडॉप्ट होना चाहिए, है ना। कल्चर एडॉप्ट नहीं होगा तो बात नहीं बनेगी, और ज्यादा जो है हम हर एक चीज में डेवलप नहीं कर पाएंगे। इसीलिए यह चीज का भी ध्यान रखा जाए कि कुछ मेरे
समाज में जो चीज अच्छाई है, जो मेरे समुदाय में, मेरे कल्चर में, उस चीज को भी अडॉप्ट किया जाए। जैसे कि अभी आप लोग भी, है ना, कुछ चाइनीज फूड भी खाना अडॉप्ट करते हैं, है ना, कहेंगे मतलब वहां का जो फूड है आप लोग भी खाते हैं। वहां किसी विदेश का पहनने का कपड़ा तरीका अच्छा लगा तो आप लोग भी पहनते हैं। तो इसी तरह होता है कि वहां का सारा कुछ अडॉप्ट करना। तो सामाजिक संस्कृति समुदाय यानी कि इस तरीके पे भी चलेंगे ताकि मतभेद ना हो। शुरुआती में चीनी हिंदी भाई भाई कहा जाता था, बाद में दिक्कत हो गया क्योंकि हम लोग जो है सारा कुछ किए लेकिन जो वहां का कल्चर था उसको अडॉप्ट नहीं कर पाए, है ना। वहां का कल्चर अलग है, यहाँ का कल्चर अलग है। तो इस तरह से आज ये पूछा जाता है कब, तो 2003 में आसियान शैली को लाया गया। 3 से याद रख सकते हैं, 3 तरह का जो है यह तरीका था, शैली था, आसियान शैली। जिस प्रकार से यूरोप संघ जो है अपना झंडा बना लिया, उसी प्रकार से यह भी जो है अपना झंडा बनाया। और इसमें जो है धान का बाली है। कितने धान के बाली, जितने देश उतने धान के बाली, 10 का 10, है ना, पीले कलर का दिखाया गया है। यह भी अपना झंडा बना लिया, लेकिन यह भी अब जो है यह भी अमेरिका और यूरोप संघ से ज्यादा जो है डेवलप हो गया। यह भी जो है तेज गति से डेवलप किया और इसके यानी कि अब जो है दुनिया में यह तीसरा ऐसा यूनियन था, ऐसा संगठन था जो कि कैपेबल था हर एक कुछ से। अब इसको कोई चीज का जरूरत नहीं है। तो यही पूछा जाता है कि इसमें पहले शुरुआती में कौन कौन देश था, कब बनाया गया और कब जो है क्या क्या लाया गया। यह जो हो गया आपका आसियान वे, आसियान शैली यानी आसियान के जो है काम करने के तरीके। उसके अलावा इसी में हम लोग पढ़ लेते हैं एफटीए। एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मुक्त व्यापार समझौता। मुक्त व्यापार समझौता, तो मुक्त व्यापार समझौता में क्वेश्चन पूछा गया कि भारत कब जुटा, तो 2005 में, याद रखिएगा। बताओ एफटीए में भारत कब जुड़ा, 2005 में। और एफटीए में जो है चीन भी पूछा गया है तो 2006 में, है ना। मुक्त व्यापार समझौता में 5 में भारत और 6 में जो है चीन जुड़ा है। और सब देश जो है, यह सब देश जो है पहले से जुड़ा हुआ है और मुक्त व्यापार से क्या करता है, बिजनेस करता है। इससे क्या होता है कि किसी एक में जो है अपना यानी जिस कंट्री का इसमें मुद्रा चलता हो, जिस कंट्री का करेंसी चलता हो, उसी पर व्यापार होगा, उसी पे बिजनेस होगा। इसमें लगभग 150 देश अभी वर्तमान में शामिल है एफटीए में, है ना। ये क्वेश्चन आता है कि एफटीए का फुल फॉर्म पूछ दे, एफटीए में भारत चीन कब शामिल हुआ और अभी वर्तमान में कितना देश है, तो ये इंपॉर्टेंट है। एफटीए यहां से हम लोग जो है जान गए। अब बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, चीन का आर्थिक उत्थान के बारे में। चीन का आर्थिक उत्थान, चीन का आर्थिक उत्थान, राइज ऑफ चीन इकोनॉमी, है ना। चीन इकोनॉमी, चीन का जो है धीरे धीरे डेवलपमेंट कैसे हुआ, कितना इतना जो है आगे निकल गया, ठीक। तो इसी चीज को जानेंगे। अब जिस प्रकार से ये सब संघ बना, उसी प्रकार से चीन का जो है आर्थिक डेवलपमेंट कब से होना प्रारंभ हो गया, 1949 से। 1949 में किसका सरकार आया, माओ का सरकार आया।
ठीक है। माओ जो है सत्ता अपने हाथ में लिया और दिखाया गया आपके एनसीईआरटी में माओ का लाल टय और लाल बुक, यानी कि समाजवादी को इसी टाइम पीरियड में जो है समाजवादी को जो यानी कि सोवियत मॉडल पे बेसिकली जो है यह सोवियत मॉडल पे था। चीन का जो अर्थव्यवस्था था वह सोवियत मॉडल पे था, सोवियत संघ जो था आपका उसके मॉडल पे था। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि समाजवादी था। क्या था? समाजवादी था। समाजवादी यानी समाज को इंपॉर्टेंस देना, ठीक है ना। कहीं ना कहीं समाजवादी का अर्थ यह भी होता है कि सरकार के हाथों में ज्यादा चीज होना, सरकार जो है पूरे सत्ता को नियंत्रण करता है ना। तो यह जो है समाजवादी तर्ज पे चीन चल रहा था। अब 1949 में जो है माओ का सरकार आया और यह समाजवादी से पूंजीवादी की तरफ शिफ्ट करने का प्रयास किया, यानी कि अब जो है सरकार के हाथों में ज़्यादा चीज़ नहीं रहेगा, ज़्यादा जो है ये गतिविधि नहीं रहेगा। अब सरकार के बाद से जो है यह पब्लिक सेक्टर में दिया जाएगा, यानी कि निजीकरण किया जाएगा, निजीकरण किया जाएगा। निजीकरण करने में क्या हो जाएगा कि निजीकरण करेगा तो हो सकता है डेवलपमेंट ज़्यादा हो, है ना। डेवलपमेंट यानी कि तेज गति से विकास हो, यही हुआ। और इस समय में 1949 में जो है चीन के पास जो है उतना जो है ये नहीं था, बाहरी विदेशी मुद्रा नहीं था, ताकि जो है वह डेवलपमेंट कर सके, वह जो है वहाँ से आयात निर्यात कर सके। इसलिए जो है इसको कृषि से यानी खेती से पैसा लगाकर जो है उद्योग में लगाना पड़ा, उद्योग में लगाना पड़ा। और उद्योग में जैसे पैसा लगाया तो इसका डेवलपमेंट जो है बढ़ गया, इसका विकास जो है बढ़ गया और धीरे धीरे जो है यह डेवलप करने लगा। 1970 में जो है निर्णय लिया कि अब जो है ये निजीकरण करेंगे, यानी इसको कहते हैं नीतिगत निर्णय, नीतिगत निर्णय लेना। नीतिगत निर्णय लिया गया कब? 1970 में। उसके बाद 1971 में जो है अमेरिका से संबंध तोड़ लिया, संबंध टूट गया, यानी इसी को कहा गया एकांतवास, एकांतवास कहा गया। यानी कि अब जो है इसको किसी देश से समझौता नहीं था। इस समय जो है अमेरिका इससे क्या कर लिया, अपना जो है जो भी गतिविधि था उससे पीछे हट गया और उससे रिश्ता इसका अच्छा नहीं चल रहा था, तो उसी को कहा गया एकांतवास। अब जो है 1973 में 1973 में जो है विज्ञान के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी कह सकते हैं, जो भी चीज था, कृषि के क्षेत्र में ये सब क्षेत्र में स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये चीज, समाज कल्याण के क्षेत्र में, समाज कल्याण के क्षेत्र में ज्यादा जो है डेवलपमेंट करने लगा, ज्यादा विकास करने लगा। और यही कारण रहा कि ये सब गतिविधि करने के बाद जो है इसको जो है तेज गति से जो है यहाँ का डेवलपमेंट हो गया, यहाँ का विकास हो गया। पूछा जाता है कि भारत में जो है निजीकरण करने का, यानी कि जैसे चीन जो है निजीकरण करने लगा, तो भारत में निजीकरण जो है कब से स्टार्ट हो गया? तो 2005 से ही, है ना। 2005 से भारत भी जो है इस निजीकरण का नीति को अपनाया। और अभी आप सुनते हैं कि यहाँ का रेलवे लाइन बिक गया है, वहाँ का जो है हवाई अड्डा बिक गया। तो इसका कहने का ये मतलब है कि निजीकरण करा जाता है ना, जो कि प्राइवेट कंपनियों के हाथ में जो है सरकारी चीज को दिया जाता है कुछ दिन के लिए, ताकि जो है अच्छे से रन कर पाए और उससे सरकार को ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट हो, है ना, ताकि उस पैसा को जो है समाज कल्याण के कार्य में लगाया जा सके। इसलिए उसी को कहते हैं निजीकरण होना, प्राइवेटाइजेशन।
तो 2005 में कौन? भारत ने अपनाया। ठीक है। अब इसके बाद जो है इसमें ये सारा चीज होने के बाद इसमें कमियां भी रहा, यानी कि चीन की जो कमियां पूछा जाएगा। कमियां यानी कि क्या कमी रहा, कि कैसे वह जो है डेवलपमेंट नहीं कर पाया, यानी कि इतना करने के बाद क्या क्या कमी रह गया। तो हर एक तौर पे यानी कि अभी जो है सही से विकास हर एक जगह पे नहीं पहुंच पाना। ठीक है। नियंत्रित रूप से जो है विकास, जैसे ग्रामीण इलाके में तक जो है स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं पहुंच पाना, ग्रामीण इलाके में जो है विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाना, कृषि के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाना, स्वास्थ्य के आगे नहीं बढ़ पाना। जैसे कि अभी वर्तमान भी आप देखते हैं कि कोई सरकारी फंड से कोई भी पैसा आता है तो आते आते कम हो जाता है, या किसी को सही आदमी को नहीं मिलता, या समय पे जानकारी नहीं मिलता, या नहीं तो कहीं ना कहीं उसको जो है कहीं देना पड़ता उसके बदले कुछ ना कुछ, है ना, आप लोग समझ रहे हैं। लेकिन ये सब होने के बाद भी जो उसको जो है उचित जो होना चाहिए वह नहीं होता है। ठीक है। तो इसी तरह का कमियां देखा जाता था उस समय चीन में भी। तो ये सब कमियां में आप लिख सकते हैं, चीन के जो आर्थिक उत्थान हो रहा था उसमें जो है ये सब कमियां हो गया। लगभग इस समय सभी को रोजगार दे रहा था, लेकिन 10 करोड़ आदमी जो है बेरोजगार घूम रहा था, और ज्यादातर जो है 10 करोड़ में जो है महिलाएं बेरोजगार थी, है ना। यह भी एक समस्या था, यह भी एक कमियां था। लेकिन इसको उभरने के लिए, क्योंकि यह 10 करोड़, क्योंकि यह जनसंख्या से के अनुसार कह सकते हैं कि यह जो है यह तरह का समस्या देखने को मिला, क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है ना। अभी जनसंख्या में हम लोग भारत नंबर 1 है ना, इससे पहले चीन था आगे। तो जनसंख्या को जो है नियंत्रण करने का भी प्रयास किया, और जनसंख्या है तो उसका यूज लेने का प्रयास किया, यानी कि आदमी को ऐसा उसको जो है शिक्षित किया गया, ताकि जो है वह ट्रेंड किया गया, ताकि जो है किसी कंपनी या किसी एक चीज के लिए वह काम आ सके, अपने साथ साथ अपने जो कंपनी है उसका भी जो है विकास कर पाए। तो इसलिए जो है इतना जनसंख्या होने के कारण 10 करोड़ जो है महिलाएं बेरोजगार थी, यह भी एक समस्या हो गया आपका। अमेरिका, लैटिन अमेरिका कहता है कि यह आते आते यानी कि 2040 आते आते यह दुनिया का जो है पावरफुल शक्तिशाली देश बन जाएगा, शक्तिशाली कंट्री बन जाएगा। इस तेज गति से जो है विकास कर रहा है, यानी सारे देश को, इवन अमेरिका को भी यह पीछे छोड़ देगा, जो कि अभी पूर्ण रूप से सारे कुछ में कैपेबल है, उसको भी पीछे छोड़ने जा रहा है, क्योंकि यह तेज गति से विकास कर रहा है। कहीं ना कहीं आप भी देखेंगे आपके आस पड़ोस में जो भी प्रोडक्ट है वह चाइनीज है। हो सकता है कि या जो हम मैक लगाए वह भी चाइनीज हो सकता है, आपके सामने जो एलईडी जलता है वह भी चाइनीज हो सकता है, आपके हाथ में फोन होगा, है ना, वह भी चाइनीज होगा। तो कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि व्यापारीकरण जो कर रहा है वह जो है अपना एक देश से दूसरे देश तक जो है अच्छे से अब बढ़ा पा रहा है, और तेज गति से व्यापार को, बिजनेस को बढ़ा रहा है। इसीलिए जो है वहां डेवलपमेंट हो रहा है, आदमी को रोजगार भी मिल रहा है, कोई बेरोजगार नहीं रह रहा है। तो ऐसा कह सकते हैं कि चीन ने ऐसा स्थिति उत्पन्न कर दिया कि वहां के आदमी बेरोजगार नहीं रहता है। अभी जहां तक जो भी संघ पर है, जैसे कि यूरोप संघ पर है, आसियान पर है, चीन का आर्थिक उत्थान, यानी चीन के बारे में बेसिकली पढ़ रहे हैं कि चीन कैसे डेवलप किया। तो ये सारे चीज में जो है ये ध्यान रखा जाता है कि वहां के जो एरिया के जो भी आदमी है उसको जो है रोजगार दिया जाए, ताकि वह बेरोजगार ना रहे। तो यह भी एक इस समस्या को दूर करने का प्रयास किया गया, और ये जो तीनों यानी कि यूरोप संघ, आसियान और चीन, ये तीनों इस चीज में सक्षम है कि यहाँ के आदमी को रोजगार दिया जाए, यहाँ के आदमी को स्वास्थ्य दिया जाए, यहाँ के आदमी को एजुकेशन दिया जाए, यानी सारे विषयों पर काम करने का प्रयास किया गया है। तो ये कहीं ना कहीं जो है हम लोग इसके बारे में बात कर लिए, चीन के आर्थिक उत्थान के बारे में। अब बच्चा भारत और चीन का संबंध, तो अब जानेंगे भारत और चीन का संबंध। चीन जो है खुले
1919 यानी कि 1978 में खुलेपन की नीति अपनाया, है ना। ये सभी क्वेश्चन पूछा जाता है डेट वाइज। खुलेपन की नीति क्या होता है? खुलेपन की नीति होता है कि किसी भी कंपनी को रोक टेक नहीं करना, जब जितना उसको जो है जिस चीज में पॉसिबल हो उस चीज में आकर जो है यहाँ पे क्या करे, बिजनेस करे, व्यापार करे। तो इस चीज लिए जो है खुलेपन की नीति कहते हैं उसको। तो इससे क्या होता है कि इन्वेस्ट करने आ जाता है विदेश की कंपनी और धीरे धीरे जो है यहाँ विकास होते गया। अब जानेंगे भारत और चीन के संबंध। भारत और चीन के संबंध, रिलेशन बिटवीन चाइना एंड इंडिया। जब पश्चिमी सभ्यता का उदय हुआ तो उस समय भारत और चीन जो है एशिया के पावरफुल कंट्री में से गिना जाता था, ठीक है। और यहां से क्वेश्चन भी आता है भारत और चीन के संबंध से। भारत और चीन के संबंध से क्वेश्चन भी आता है कि भारत और चीन, इस बार ही पूछा है आपका 2025 में ही पूछा है कि किस दो देश के बीच जो है पंचशील समझौता हुआ, तो भारत चीन के बीच हुआ। पूछा जाता है कि इंडो चाइना वार कब हुआ, 1962 में हुआ, 1962 में हुआ, है ना। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इस चैप्टर से ये आप इस बार पूछा गया है, यानी कि 25 में पूछा गया। पंचशील समझौता क्या है, इस पर भी बात करेंगे। पंचशील समझौता और पहले से रिलेशन, जब स्टार्टिंग में सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ, यानी कि बेसिकली कह सकते हैं कि भारत में संविधान लग गया, जैसे कि नेहरू जी हो गए प्रधानमंत्री बने, तो भारत दौरे पे गए, मतलब चीन दौरे पे गए। चीन से वहां से जो है व्यापार हर एक चीज की दृष्टि से अच्छा संबंध था। लेकिन 1962 में युद्ध हो गया, उस समय से मनमुटाव, धीरे धीरे मनमुटाव होने लगा और लगभग अभी जो है स्थिति सुधर रहा है चीन के साथ। 1991 में जो है राजीव गांधी भी गए वहां पे, विदेश चीन गए और वहां से जो है समझौता किए। तभी से जो है कहीं ना कहीं जो है भारत और चीन के संबंध अच्छे दिख रहे हैं। 3 प्रकार का आपका जो है ये पंचशील समझौता क्या है, ये पूछा जाता है। तो पंचशील का इसमें पहला में लिखेंगे अखंडता का सम्मान करना, अखंडता का सम्मान करना। दूसरा है आक्रमण ना करना, आक्रमण ना करना। तीसरा है आपका घरेलू मामले में हस्तक्षेप ना करना, घरेलू मामले में हस्तक्षेप ना करना। उसके बाद चौथा आपका है समानता व परस्पर लाभ, समानता व परस्पर लाभ, समानता व परस्पर लाभ। और पांचवा है शांतिपूर्ण सह समझौता, आपसी सहमति से जो है एक दूसरे देश को समझौता पे काम करना चाहिए। अखंडता का सम्मान करना कि जो देश की जो नीति रीति है, देश का जो अपना सीमा है, उस पे जो है हम लोग कभी नहीं कहेंगे कि वह मेरा एरिया है या मेरा एरिया है। तो इस तरह की जो है उसकी अखंडता पे आंच नहीं आना चाहिए, अखंडता का ध्यान रखा जाए। बेवजह का आक्रमण ना करेंगे,
जैसे चीन आक्रमण कर दिया है ना, तो आक्रमण ना करना। उसके बाद घरेलू मामले में हस्तक्षेप ना करना। जो घरेलू मामला है यानी कि अंदर बात हो रहा है, इंटरनल बात भारत के अंदर में, यानी भारत के अंदर क्या हो रहा है उस चीज में नहीं करना है। अब भारत पाकिस्तान युद्ध हो गया तो उसमें चाइना को नहीं बोलना है। तो इस तरह की बात में जो है समझौता हुआ, तो इसी को पक्षशील समझौता कहा जाता है ना। परस्पर लाभ हो और शांतिपूर्ण सह समझौता हो, जो भी कार्य हो शांतिपूर्वक हो, शांति बना के रखे, है ना, पीसफुली काम हो, और जो है आपस में समझौता किया जाए, आपस में सहयोग किया जाए, सहयोग की स्थिति बना रहे, तो सहयोग कह सकते हैं। तो इस तरह की जो है नीति को अपनाया गया, ये इसी को पक्षशील समझौता कहते हैं, जो कि भारत और चीन के बीच में चला है। अब आपका बचा जापान और दक्षिण कोरिया। जानेंगे दो देश के बारे में, जापान और दक्षिण कोरिया के बारे में। तो जानते हैं आप लोग, जापान युद्ध में यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है उस पे किस तरह का जो है स्थिति था, वहां अभी भी बम का प्रकोप जो है झेल नहीं पाया है। कुछ कंपनी का नाम जैसे जान लेंगे, सोनी, पैनासोनिक और आपका जो है कैनन, सुजुकी, ये सब जो है कहाँ का कंपनी है? जापान का कंपनी है। ये सब कहाँ की कंपनी है? जापान की कंपनी है। रोबोट यानी बोलने वाला रोबोट पहले जापान ही बनाया। यानी इतनी स्थिति डमाडोल होने के कारण भी जो है वह जो है इतना डेवलपमेंट कर रहा है, इतना विकास कर रहा है। तो इसी दृष्टि से जाना जाता है कि जापान भी इस रेस में आगे है। और बहुत सारे जो है दक्षिण कोरिया का कंपनी जैसे बात करें, है ना, दक्षिण कोरिया का कंपनी जैसे सैमसंग हो गया, तो ये सब जो है दक्षिण कोरिया भी डेवलपमेंट में आगे हो रहा है और जापान भी डेवलपमेंट में आगे हो रहा है। तो ये दोनों देश जो है कहीं ना कहीं जो है समकालीन रूप से जो है विश्व के राजनीति में यानी अमेरिकी के वर्चस्व को एक टक्कर देने का प्रयास करता है। इसीलिए हमको इस चैप्टर में पढ़ते हैं जापान और दक्षिण कोरिया के बारे में जाने हैं। ठीक है, हमने प्रयास किया है कि जापान आपको जो है जो एनसीईआरटी का जो टॉपिक जहां से क्वेश्चन आता है ये सबको बताने का प्रयास किए हैं, और सबको जो है जहां से ऑब्जेक्टिव जहां से सब्जेक्टिव बनता है सबको समझाने का प्रयास किया है। आप जो है इस वीडियो को एक बार से दूसरे बार भी देख सकते हैं ताकि आपको सारा बात जो है समझ में आ जाए। ठीक है, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।